हम उपवास और इंटरमिटेंट फास्टिंग को दोनों को लगभग एक मान रहे हैं, लेकिन उपवास को थोड़ा ज्यादा प्राथमिकता मैं देता हूं। और एक ने पूछा है कि इसका स्रोत कहां से है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मानव का ये प्राकृतिक विकास है। जब शुरुआत में जब वो खाना बनाने की उसका नेचर नहीं था, खाना बदोश था, मार के खाता था जानवरों को, फल खाता रहा होगा। तो जब जानवर मिल गया, कोई मार के खा लिया, और नहीं मिला तो उपवास ही है। किंतु यदि इसके बहुत जड़ में जाओ तो भारत में उपवास की परंपरा 4-6 हजार 5 हजार साल पहले की है। ग्रीस में देखी जाती है। यद्यपि हर धर्मों में उपवास की परंपरा है, लेकिन यदि प्रारंभिक बहुत मूल स्रोत देखो तो भारत, ग्रीस, मिस्र, उनका तो अब कुछ है नहीं, पर यहूदी धर्म, ये सब प्रमुख हैं जो बहुत पुरानी परंपरा से उपवास को आत्मशुद्धि का माध्यम मानते हैं। और भारत में आत्मशुद्धि के साथ साथ इसको शारीरिक शुद्धि, इंद्रियों की शुद्धि, मन की शुद्धि, मतलब हर तरह से शुद्धि ही शुद्धि मानते हैं इसको। इसीलिए इवन कि ग्रीस में भी ऐसे ही मानते थे। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, हमें ये नहीं देखना है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग अच्छा है या उपवास अच्छा है। यहाँ पे ये सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। इसको दोनों को लगभग एक समझें और इसको स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बनाएं। मेरा मानना है, हमेशा से मेरा मानना रहा है, यदि आप किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को ध्यान देकर करेंगे और टारगेट या उद्देश्य आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ रहेगा, आत्म शुद्धि, आत्म विकास, आत्म शांति, आत्म स्थिरता, आत्म संतोष, यदि ये रहेगा तो आपकी कोई भी एक्टिविटी, उपवास की, इंटरमिटेंट फास्टिंग की, या और कोई भी योग, चलना, वॉक करना, जो भी एक्टिविटी है, वो आपके शरीर को भी ठीक करेगी, आपके इंद्रियों को भी ठीक करेगी, आपके मन को भी ठीक करेगी, आपके हर एक सिस्टम को ठीक करेगी, और साथ साथ आपको आत्म ज्ञानी बना देगी, आत्म स्थिरता दे देगी। तो मेरा मानना है कि आप उद्देश्य को बहुत छोटा मत रखो। इंटरमिटेंट फास्टिंग में उद्देश्य बहुत छोटा होता है कि आप अपने पेट को खाली रखो 12-15 घंटे तक, शरीर ये हो जाएगा, शरीर में कीटोन्स और पता नहीं कौन कौन सा खून जग जाएगा। छोड़ दो, वो तो अपने आप जगेगा। लेकिन आपका ध्यान, अगर आप उसको फास्टिंग मोड पर छोड़ दो, वो बॉडी अपने आप जो कुछ भी करना होगा कर लेगी। ध्यान दो, यदि आप किसी भी शरीर को भोजन नहीं दे रहे हो तो वो अपने ऑटोनोमस मोड पर आएगी, वो अपने नेचुरल मोड पर आएगी। या तो वो ऊर्जा के लिए इंटरनल फैट को यूज करेगी, या तो वो इंटरनल फैट को यूज करके एनर्जी को लेगी, और या कोई और तरीका करेगी, स्लीप मोड में जाएगी। स्लीप मोड में जाने से, ध्यान दो, जो उपवास पहले करते थे उनको दिन में भी सोने की सलाह दी जाती थी। दिन में खूब सो, रात में सो ही। अच्छा, चूंकि आप पेट को भोजन नहीं दे रहे हो, तो माइंड में स्ट्रेस भी नहीं दो। जब माइंड भी स्ट्रेस फ्री है और पेट भी स्ट्रेस फ्री है, लिवर भी स्ट्रेस फ्री है, इंटेस्टाइन भी स्ट्रेस फ्री है, बॉडी, माइंड, ब्रेन ये रिलैक्सेशन मोड पे चले जाएंगे। अब इनको सबसे ज्यादा क्या चाहिए? अब इनको हीलिंग की जरूरत है, तो इसीलिए ये स्लीप मोड पे चला जाता है।
इसीलिए उपवास में ज्यादातर लोग पहले दिन में भी सोया करते थे और रात में भी। इवन कि रात में नींद आती है ना ज्यादा, क्योंकि बॉडी थक रही है, बॉडी को इंटरनल एनर्जी चाहिए, तो वो सांस को बढ़ा करके एनर्जी मेंटेन करेगी और स्पेस एलिमेंट को यूज करके वो अपनी हीलिंग को बढ़ाएगी। तो अगर आप देखें, स्पेस एलिमेंट आएगा कहां से? नो थॉट स्टेट में जाने से। नो थॉट स्टेट कहां से आएगा? स्लीप या मेडिटेशन। या तो मेडिटेशन में चले जाओ तो नो थॉट स्टेट आ गया, और या तो आप डीप स्लीप में चले जाओ तो नो थॉट स्टेट आ गया। तो सामान्य लोग मेडिटेशन में जा नहीं पाते, और अगर नो थॉट स्टेट लाना भी है तो कितनी देर लाओगे? 2-4 मिनट लाओगे, 10 मिनट। लेकिन यदि कोई भी उपवास करने वाला, इंटरमिटेंट फास्टिंग वाला, दिन में भी सो गया 2 घंटा, रात में 5-6 घंटा सो गया, तो बस ठीक हो गया काम, उसकी हीलिंग हो गई। अब एक प्रश्न आता है कि एक व्यक्ति ऑफिस गोइंग पर्सन है, घर वाले जो घर में रहते हैं वो तो समझ में आता है कि सो ले। ऑफिस गोइंग पर्सन, इसका मतलब कि वो न तो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकता है, न तो उपवास कर सकता है। उसके लिए मैं सबसे अच्छा तरीका प्रिस्क्राइब करता हूँ, सजेस्ट करता हूँ कि अपने आंखों को ढीला रखे ऑफिस वर्क में, धीरे धीरे हाइपर होके काम न करे, मल्टीटास्किंग न करे, अपनी मसल को रिलैक्सेशन पर ध्यान दे। 12-14 घंटा, 15 घंटे अपना गैप करो खाने में, तो ऐसा गैप करो, गैप के दौरान बहुत हाइपर मत होने दो अपने माइंड को। और हाइपर यदि होने दोगे तो बॉडी की एनर्जी बहुत एक्सेसिवली खर्च होएगी, और आप अगर उसको नहीं देंगे तो या तो आपको अल्सर हो जाएगा, पेप्टिक अल्सर, स्टमक अल्सर, इंटेस्टाइन में कुछ ना कुछ घाव होने की संभावना है, क्योंकि एसिड प्रोड्यूस हो रहा है। स्ट्रेस में एसिड ज्यादा प्रोड्यूस होता है। यदि आप पानी के पीने की मात्रा कम कर देंगे, इलेक्ट्रोलाइट नहीं होगा तो और बहुत सारी चीज कम हो जाएगी, मैग्नीशियम, पोटेशियम, बहुत सारी चीज, सॉल्ट कम हो जाएगा, तो पानी भी ज्यादा नहीं पी सकते। तो इसीलिए कोशिश करो बहुत समझदारी से, फिलॉसफिकल अंडरस्टैंडिंग से चलो, अपने मन, अपने थॉट प्रोसेस को, अपनी फेशियल मसल को करते हुए दिन में काम करो। आप विश्वास मानो, आप देखेंगे जबरदस्त आपको रिलीफ मिलेगा, और आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम जैसे डायबिटीज है वो कंट्रोल में हो जाएगी। ऐसी प्रॉब्लम, ध्यान दो, ऐसी प्रॉब्लम, ऐसे रोग, ऐसी समस्याएं, ऐसे डिस्कम्फर्ट जो आपके स्ट्रेस से रिलेटेड था, ऐसी डिजीजेस जो लाइफ स्टाइल के स्ट्रेस से रिलेटेड है या था, वो 100% ठीक हो जाएगी। जो बाहरी कारणों से आती है, अब चल फिर रहे हो, कहीं हाथ पैर टूट गया, उसकी बात नहीं, कोई इन्फेक्शन, बाहरी इन्फेक्शन हो गया, वो उसके लिए एलोपैथ है, बेस्ट थेरेपी। किंतु ये जो लाइफ स्टाइल डिजीजेस होती हैं, जो साइकोसोमेटिक डिजीजेस हैं, उसको बहुत अच्छी तरह से आप हैंडल कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। लाइफ में 70-80 सालों तक बिना मेडिसिन के चलाया जा सकता है काम, मेरा कहने का ये मतलब।